सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी का छठा पाठ और प्रेमचंद जी चले गए जिसके लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, लेसन नंबर 6 और प्रेमचंद जी चले गए। परिचय। जन्म 1905 सागर मध्य प्रदेश, मृत्यु 1990। रामकुमार वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार, नाटककार, लेखक और आलोचक हैं। आपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से भी अधिक एकांकी लिखे हैं। आपने समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख कृतियाँ: चित्ररेखा, जौहर, अभिशाप, वीर हमीर ये काव्य संग्रह, 4 ऐतिहासिक एकांकी, रेशमी टाई, शिवाजी एकांकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, साहित्य समालोचना आलोचना, एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहिल्या नाटक आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कथाकार प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर रोशनी डाली है। इस संस्मरण में प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी, भोलेपन के दर्शन होते हैं। देखिए बच्चों, लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को एक बार हिंदी के विख्यात यानी फेमस कहानीकार एवं उपन्यास लेखक, उपन्यास का मतलब है जिन्हें हम इंग्लिश में नॉवेल्स कहते हैं, प्रेमचंद जी को अपने घर ठहराने का अवसर मिला था यानी मौका मिला था। इस अवसर पर उन्हें प्रेमचंद के व्यक्तित्व को करीब से देखने का मौका मिला। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, जिसमें प्रेमचंद जी की सरलता, सादगी तथा भोलेपन के दर्शन होते हैं। इस पाठ में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हिंदी के फेमस साहित्यकार प्रेमचंद जी की विशेषता हमें बताते हैं। तो चलो चलते हैं हमारे इस पाठ एक्सप्लेनेशन की ओर। ध्यान दीजिए। बचपन से ही रेलवे स्टेशन पर जाना मुझे अच्छा लगता है। बात सन 1935 की है। लेखक रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि बचपन से ही मुझे रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत अच्छा लगता है और सन 1935 की ये बात है। मैं शाम के समय टहलने के लिए, टहलना यानी घूमने के लिए प्रयाग स्टेशन पर चला गया। तभी मैंने देखा कि तीसरे दर्ज के डिब्बे से एक सज्जन उतर रहे हैं और अपना बिस्तर स्वयं अपने बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं। लेखक वर्मा जी क्या कहते हैं कि मैं सन 1935 की बात है, शाम के समय प्रयाग स्टेशन पर चला गया था। तभी मैंने देखा कि एक सज्जन
ट्रेन की तीसरे दर्जे यानी जैसे आप जानते हो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है, वैसे पहले ज़माने में ट्रेन में तीसरा दर्जा भी होता था। वहाँ से एक व्यक्ति अपना बिस्तर अपने बगल में दबाए प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। पास आने पर देखा कि वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति, ये बूढ़े व्यक्ति यानी सज्जन और कोई नहीं, हिंदी के प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखक प्रेमचंद जी है। कहानी लिखने वाले यानी कथा लिखने वाले और उपन्यास यानी नॉवेल्स की एक ही कहानी को छोटे छोटे हिस्से में लिखने वाले फेमस यानी प्रसिद्ध कवि और लेखक प्रेमचंद जी है। मैं आगे बढ़कर बोल उठा, बाबूजी आप? उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। ठहाका लगाना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है जोर जोर से हंसना। ठहाका लगाया और कहा, हाँ मैं। उनके अट्टहास से सारा स्टेशन गूंज उठा। अट्टहास का मतलब है कि जोर जोर से हंसना, ठहाका लगाकर हंसना। तो उसकी आवाज़ से मतलब हंसी की आवाज़ से सारा स्टेशन गूंज उठा। मैंने पूछा, कहाँ जाइएगा, मतलब आपको कहाँ जाना है? उत्तर दिया, जहाँ तुम कहो। मैंने कहा, मेरे घर चलिए। उन्होंने उत्तर दिया, चलो। और बिना किसी तकल्लुफ के वे मेरे साथ पैदल मेरे घर चले आए। बिना किसी तकल्लुफ का मतलब है किसी फॉर्मेलिटी के सिवा, जिन्हें तकल्लुफ का मतलब है शिष्टाचार या कुछ भी न बोलते हुए वे मेरे साथ अपने घर चले आए। इतने बड़े साहित्यकार, वे इतने सरल और सौम्य हैं कि अपने जीवन की सुविधा के लिए कोई भी उपकरण जुटाना नहीं चाहते। लेखक वर्मा जी हमें साहित्यकार प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं, साहित्यकार यानी लिटरेटर, कि जिन्होंने इतना बड़ा हिंदी साहित्य लिखा है। वे स्वभाव से इतने सरल यानी इतने साधे और इतने सौम्य यानी शांत स्वभाव के हैं कि अपनी सुविधा के लिए, अपनी खुद की फैसिलिटी के लिए उन्हें कोई भी उपकरण जुटाना अच्छा नहीं लगता। उपकरण जुटाना यानी जैसे कि बच्चों, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारे चीज़ें होनी चाहिए, टीवी, फ्रिज, ये वो, लेकिन ये इंसान ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, एकदम सादे और शांत स्वभाव के थे। उनका अट्टहास इतना आकाशव्यापी है कि वातावरण का सारा विषाद उसमें धुल जाता है। उनका अट्टहास यानी उनकी हंसी इतनी आकाशव्यापी यानी पूरे आकाश भर फैलने वाली, यानी इतने दिल खोल कर वे जोर जोर से हंसते थे कि वातावरण में जितना भी विषाद हो, विषाद यानी निराशा, धूल में मिल जाती थी। यानी सारा दुख, दर्द, विषाद उनकी हंसी से धूल में मिल जाता है। वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। वे यानी प्रेमचंद जी हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक यानी एनुअल मीटिंग में, अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे। सम्मिलित होना यानी भाग लेना, हिस्सा लेना। किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। लेखक वर्मा जी कहते हैं कि वे प्रयाग आए हुए थे अपने काम के लिए, लेकिन उन्हें
वहाँ मिलने के लिए इतने सारे लोग आते थे। प्रातःकाल यानी सुबह से लोगों का तांता बंधा रहता था, यानी लोगों की लाइन शुरू हो जाती थी और रात 11 बजे तक लोग उन्हें मिलने आते थे। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहकहा लगाते। कहकहा लगाना यानी जोर जोर से हंसना। पहले हंसते थे जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। श्रोतागण, श्रोतागण यानी जो लोग उन्हें मिलने के लिए आते थे। श्रोता यानी सुनने वाला, जो उन्हें सुनने के लिए आते थे वो लोग यानी ऑडियंस, उनकी बात सुनने के लिए और भी उत्सुक यानी एक्साइटेड हो उठते थे। फिर वे कहते, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए। अब प्रेमचंद जी लोगों को, श्रोतागण को क्या कहते थे कि मैं आपसे क्या कहूँ, और यदि कहना ही है तो मैं आपको कहूँगा कि आप आँखों से काम लीजिए। मतलब आप मुझे सुनना नहीं तो मुझे देखना। वो क्या कहते थे कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। मतलब सुनना नहीं, देखना है। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। प्रेमचंद जी क्या कहते थे, आप मुझे खाली देखो और जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो, यानी मैं जो कहता हूँ वो सुनो मत, आप मुझे देखो। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आप मुझे, मेरा अनुकरण करो, मुझे देखो, मेरा निरीक्षण करो और आप समझो कि हमें कैसे रहना है, कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, कैसे हमें आगे चलना चाहिए। प्रेमचंद जी कहते थे कि मेरी जिंदगी तो सपाट मैदान है। सपाट का मतलब है प्लेन, एक समतल, ऐसा एक खुला मैदान जिसमें कितने खंदक है, गड्ढे है, कितने कांटे और कितनी झाड़ियां है, आप सोच भी नहीं सकते। प्रेमचंद जी क्या कहते थे कि मेरी जिंदगी एकदम समतल सपाट मैदान की तरह है, उसमें गड्ढे है, कांटे है, झाड़ियां है और इतनी झाड़ियां कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुसीबतें, दुख, दर्द था कि वे लोगों को कहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं उतना दुख, दर्द या कठिनाइयाँ मेरी ज़िंदगी में है। लेकिन उसी पर चलकर आप लोगों के पास आया हूँ। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरे जीवन के गड्ढे, कांटे, झाड़ियाँ, इन सबको पार करके मैं आपके पास आया हूँ। इसी रास्ते पर चलकर मैं आपके पास आया हूँ, यानी मैं अपने ज़िंदगी में आगे आया हूँ। पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा नाम मेरे पिताजी ने धनपत राय रखा। धनपत राय का मतलब है कि जिसके पास बहुत धन है, बहुत प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरा और धन का वास्ता कभी रहा ही नहीं। वास्ता यानी संबंध, यानी कि उनका कहना है कि मेरे पास कभी धन, पैसा, प्रॉपर्टी थी ही नहीं। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। जब प्रेमचंद जी खुद छात्र यानी विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, तब वे एक वकील साहब के लड़के को पढ़ाते थे, उनकी ट्यूशन लेते थे। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। मासिक यानी महीना। 1 महीने में उन्हें 5 रुपये मिलते थे।
2 रुपयों में अपना गुजारा करता था, 3 रुपये घर भेज देता था। 5 रुपयों में से 2 रुपयों में अपना गुजारा यानी अपना पेट पालते थे और 3 रुपये अपने घर वालों के लिए भेजते थे। उसी समय मैंने तिलिम्स होशरुबा और फिसाना आज़ाद पढ़ा था। ये तिलिम्स होशरुबा और फिसाना आज़ाद ये पुस्तकें हैं जो उसने पढ़े थे। कुछ होश आया, होश आना यानी समझ आना, बड़ा होना, तो उर्दू में लिखना शुरू किया। यानी जब वे बड़े हो गए, उन्हें उनमें समझ आई, तब उन्होंने उर्दू में भी लिखना शुरू किया और अभी हिंदी में भी लिखता हूँ। जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, मुझे मुश्किल से घंटे आध घंटे का समय मिलता जब मैं उनके साथ चाय पीता था। अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। लेखक वर्मा जी कहते हैं कि जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, बड़ी मुश्किल से वे मेरे साथ आधे घंटे तक ही रहते थे। उनके साथ जब मैं चाय पीता था, तभी हम दोनों को साथ में बैठना या बोलने को मिलता था। अन्यथा यानी उनके अलावा उनका सारा समय अन्य व्यक्ति, अन्य यानी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करने में चला जाता था। उनकी अनिच्छा से, अनिच्छा यानी इच्छा न होना, यानी और व्यक्तियों के साथ बात करने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्हें उनसे बात करनी पड़ती थी, उनसे मिलना पड़ता था। एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम व्यवस्थित कर उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था। लेखक कहते हैं कि एक दिन मैंने जो कविताएं लिखी है, उन कविताओं का क्रम लगाना यानी सारी कविताओं को ऑर्डर में, सीरियल में रखना, क्योंकि वो प्रेस में प्रिंटिंग के लिए और प्रिंटिंग के बाद पब्लिश करने के लिए देना था। तो लेखक वो काम कर रहे थे, तभी वे आए, वे यानी प्रेमचंद जी आए। पूछा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ। प्रकाशित करना यानी पब्लिश करना। उन्होंने कहा, छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा, साहित्य भवन। प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। यानी प्रयाग के सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने जो कविताएं लिखी है उसका संग्रह यानी सारी कविताओं का एक बुक, एक पुस्तक बनाकर उसे पब्लिश करो। आग्रह करना यानी रिक्वेस्ट करना, विनती करना। उन्होंने कहा, गलत। प्रेमचंद जी ने कहा, गलत, इसे मैं प्रकाशित करूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपनी बैग में रख लिया। यानी कि प्रेमचंद जी ने कहा कि इसे आप प्रयाग में पब्लिश मत करो, मुझे दे दो, और उन्होंने वो पूरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। वह संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ और प्रेमचंद जी ने वर्मा जी का वो संग्रह, जिसका नाम दिया रूप राशि, और बनारस के प्रेस में, सरस्वती नामक प्रेस में प्रकाशित यानी पब्लिश किया। जिस दिन वे जाने वाले थे, उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। जिस दिन प्रेमचंद जी लेखक के घर से जाने वाले थे, तभी लेखक की पत्नी ने
उनके लिए खीर यानी एक स्वीट डिश तैयार किया और उन्होंने रात 11 बजे तक उनकी प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। फिर भी 11 बजे तक वे वापस नहीं आए थे। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। लाचार होना यानी मजबूर होकर, क्योंकि 11 बजे तक इंतजार करने के बावजूद भी वे आए नहीं थे, इसलिए लाचार होकर यानी मजबूर होकर लेखक के पत्नी ने प्रेमचंद जी का सारा खाना एक थाली में परोसकर साथ में खीर का कटोरा भी उनके रूम में कमरे में रख दिया। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे यानी खाना खाएंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए हैं। सुबह लेखक और लेखक की पत्नी उठे और उन्होंने प्रेमचंद जी के कमरे में जाकर देखा तो प्रेमचंद जी भी और सामान भी वहाँ नहीं था, यानी वे चले गए थे। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया है। पर्चा यानी एक कागज का टुकड़ा यानी चिट्ठी, एक चिट्ठी उन्होंने छोड़ दी थी। वह पर्चा इस प्रकार था, यानी उस पर्चे में क्या लिखा था आगे सुनिए। प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। निहायत यानी बहुत अफसोस है कि मैं दिन भर गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहुरानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। बेहद यानी खूब ज़्यादा, तकलीफ यानी परेशानी। प्रेमचंद जी उस पर्ची में चिट्ठी में लिखते हैं वर्मा जी को यानी लेखक के लिए कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दिन भर गायब रहा यानी आपके घर नहीं था और मेरे वक्त पर न आने से आपको और बहुरानी को, बहुरानी यानी लेखक की पत्नी, कि आप दोनों को खूब ज़्यादा तकलीफ हुई। लाचार था। प्रेमचंद जी कहते हैं कि मैं विवश था, मैं मजबूर था। रात 2 बजे लौटकर आया। तुम लोग सो गए थे। जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहुरानी ने खाने की थाली परोसकर रख दी है। प्रेमचंद जी कहते हैं मैं मजबूर था, कहीं फंस गया था, इसलिए मैं लेट आया और जब मैं आया तब आप सब लोग सो गए थे और आप सबको जगाना मैंने ठीक नहीं समझा। जब मैंने कमरे में देखा कि बहुरानी ने मेरे लिए खाने की थाली परोसकर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। यानी कि बहुरानी ने बड़े प्यार से प्रेमचंद के लिए जो खीर बनाई थी, ये खीर गर्मी के कारण रात तक खराब हो चुकी थी। दूध फट गया था। दूध फटना यानी खराब होना। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली। देखिए बच्चों, लेखक यानी प्रेमचंद जी किसी और की भावनाओं की कदर करते थे। उन्होंने देखा कि बहुरानी ने मेरे लिए बड़े प्यार से ये खीर बनाई है। खीर खराब हो चुकी थी, दूध फट गया था, फिर भी उन्होंने बहुरानी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, इसलिए उन्होंने वो खराब हुई खीर भी बड़े प्यार से खा ली। इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहुरानी का दिल मेरी ओर से फट न जाए।
समझ में आया कि प्रेमचंद जी ने ये खीर क्यों खाई कि जिस तरह खीर में से दूध फट गया था, उस तरह मेरे मतलब प्रेमचंद जी के खीर न खाने से बहू रानी का दिल फट न जाए, इस बात का डर उन्हें था और इसलिए उन्होंने वो फटे हुए दूध की खीर भी खा ली। खैर, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और ऊपर से बहू रानी को आशीर्वाद भी दे दिए। वे खुश रहे। फौरन जा रहा हूँ, यानी अभी जल्दी ही निकल रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है। भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ। लिखी हुई पर्ची में या चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आपको मिले बिना ही मैं जा रहा हूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारा धनपत्र है। और इस तरह विश्वविख्यात कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार विश्वविख्यात, विश्व यानी दुनिया, ये संसार, ये वर्ल्ड की संसार भर फेमस, मशहूर, प्रसिद्ध ऐसे कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात से मेरे घर से चले गए। ओके, धन्यवाद।